बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब जिस तरफ मूव कर रहे हैं, जो चीज़ समझने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही काम की, बहुत ही मुफीद चीज़ हो सकती है हस्ब साबिक़ इंशाल्लाह। और इससे पिछली जो हमारी इसकी सीरीज़ है, उसके लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, उनको तो पता ही है कि हमने पीछे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर उसको रिवाइज करना होगा, वो लोग भी डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में जो है वो उस रिकॉर्डिंग्स को सुन सकेंगे। तो ये इस सिलसिले की हमारी तकरीबन समझ लें तीसरी वीडियो है। और इसमें जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अ, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है, आप पढ़ भी सकते हैं। टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस एज अ कॉरपोरेशन। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कॉरपोरेशन कंपनी को भी कहा जाता है, और पाकिस्तान में कंपनी जो है वो आप SECP की वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं या लॉयर के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन कम से कम माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ना शुरू करें। आप डायरेक्ट वेबसाइट को पढ़ें, उसके बाद भले काम आप लॉयर से कराएं, वकील से कराएं, उसके एक्सपर्ट से कराएं, लेकिन जब आपको पता होगा ना, तो आपसे कोई खेल नहीं सकेगा। अभी मसला क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता, बिल्कुल अननोन बन के हम बिल्कुल जो है ना वो एक बुद्धू बन के सामने वाले के पास जाते हैं, तो वो उसको भी दो चार बातों में ही अंदाजा हो जाता है कि ये साहब जो है वो बिल्कुल सुबह मुंह उठा के मेरे पास आ गए हैं, तो वो सही चूना लगाता है। तो लॉयर के पास जाने से पहले भी आपको जो है चीजें पता हो, भले काम चूंकि टेक्निकलिटीज हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, काम आप भले उससे करवाएं, लेकिन आपको पता हो कि क्या प्रोसेस है। और बहुत ज्यादा इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है तो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपको यानी SECP की वेबसाइट, जस्ट हमने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह SECP की वेबसाइट पे जाके जो है हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान यानी SECP सिंपल गूगल में लिखेंगे, वहां वेबसाइट आ जाएगी, वहां से जाके आप रजिस्टर कर लेंगे। अगेन मैं अब उस प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहा जो पिछली वीडियो में गया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन अब हम जो मूव करेंगे वो ये है कि जब हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं और रजिस्टर करें, वो तो एक बात का मरहला है ना, लेकिन उससे पहले का मरहला ये है कि हम करें क्यों ये काम, इसका फायदा क्या होगा हमें। सही है। तो इसका फायदा क्या होगा मैं पूछ सकता हूँ अपने ऑडियंस से, लेकिन टाइम की शॉर्टेज और एक्सपेक्टेड नो आंसर बिहेवियर की वजह से मैं मूव करूंगा आगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहला जो फायदा है वो है लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द स्टॉक होल्डर्स। सही है। इसका मतलब क्या है? लिमिटेड पर्सनल, पहले तो मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर लेता हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और उसके बाद जो है फिर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी यानी जाती तौर पर उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड यानी महदूद होगी फॉर स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर के तौर पर। हमने जाना था पिछली वीडियो में कि स्टॉक होल्डर इज इक्वल टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पर जो है मसला ये आ रहा है कि एक जो दूसरी बिजनेस की बाकी दो अकसाम है, हम उनको भी साथ साथ रखते हुए चलेंगे तो बात समझना आसान हो जाएगी। सबसे पहली किस्म थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक बंदा जो है कारोबार का मालिक होता है। उसमें लिमिटेड पर्सनल ओनर की जो लाइबिलिटी है, एक शख्सी कारोबार में ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या है इसका कि फर्ज करें आपने 50 आपके लेवल पे बात कर लेते हैं, फर्ज करें आपने 5,000 रुपए डाल के झंडियों का कारोबार किया। 14 अगस्त आने वाली है, जब हम रिकॉर्ड करा रहे हैं उस वक्त आपने जो है वो बैचेस, झंडियां और इस तरह की चीजों का कारोबार किया। 50,000 डाल के अब्बा से 50,000 लिए या 10,000 लिए या 5,000 लिए, जो भी लिए अमाउंट, उससे जो है वो आपने कारोबार शुरू किया। अब्बा ने कहा चलो सही है, एक अच्छा एक एक्सपोजर हो जाएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, BBA कर रहे हो, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हो या BS सप्लाई चेन कर रहे हो, तो इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली किताबी बातें आपको काम नहीं आएंगी। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, ये बहुत अच्छा है, या किसी एक्सपीरियंस बंदे से मिलते हो, ये और अच्छा है। नूरुन अला नूर वाली बात है। तो आपने जो है ये कारोबार किया 5,000 से, लेट सपोज 5,000 आपकी सेविंग्स थी, या आपने अब्बा से लिए, जो भी किया, आपने जो है कारोबार शुरू किया। अच्छा जी, कारोबार शुरू किया तो आपने खुदा ना खास्ता उसमें बाजे भी रख लिए। बाजे रखे तो बाजे पता चला कि आपने बेचने शुरू किए और बाजे बजाने शुरू किए, तो इतनी देर में पुलिस आई और आपको उठा के ले गई, आपके कारोबार समेत। तो अब वहां से आपको छुड़वाने के लिए लीगल या इलीगल जो भी पाकिस्तानी तरीके हैं आपको पता ही होंगे, तो उसमें छुड़वाने में 25,000 रुपए लग गए। तो उसूली तौर पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक आपको अपनी जाती तौर पर उसको पूरा करना पड़ेगा, या जो है वो किसी वजह से जो है आपके हाथों कोई नुकसान, बिजनेस करते हुए कोई नुकसान पहुंच गया, आपके बिजनेस से किसी को नुकसान पहुंच गया और आपको जुर्माना देना पड़ा, तो आपकी जो सरमाया था 5,000 वो तो गया,
आपको मजीद जो नुकसान हुआ है वो भी अपने दीगर असासों से लाके या किसी से कर्ज लेके या कुछ भी करके वो पूरा करना पड़ेगा। ये कहलाती है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर दी ऑनर। सही है, एक शख्सी कारोबार में एक बंदे की। और अगर अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर है, पार्टनरशिप भी दो तरह की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बहुत कम होती है, रेयरली होती है, और नॉर्मल पार्टनरशिप जिसको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह की हो सकती है। तो नॉर्मल पार्टनरशिप अगर आपकी अनलिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसमें जो है वो भी यही मामला है कि अगर आपके बिजनेस से आपने लेट सपोज तीन दोस्तों ने मिलके एक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एक बीबीए और एक जो है वो बीएस सप्लाई चेन, तीनों ने मिलकर अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक एक जॉइंट वेंचर किया, एक बिजनेस किया, और उन्होंने जो है वो 10-10 हजार रुपए लगाया, 30 हजार रुपए से बिजनेस किया, यही झंडिया वाला बिजनेस कर लें। उसके बाद जो है वो बाजे बजाते हुए बाजा बज गया और उतनी देर में जो है वो कुछ मसले मसाइल हुए और उनको 30 हजार तो जो कैपिटल था वो हुआ 20 हजार मजीद नुकसान हो गया। तो अब ऐसे उसमें जो है वो क्या होगा, यानी इसको यूं समझ ले मिसाल के तौर पर आप 30 हजार तो आप लेकर गए थे और दो दफा माल लेकर आए थे होलसेल से, होलसेल वाला पहचान गया था आपको यार बंदे काम के हैं। तो तीसरी दफा उसने कहा चलो यार अभी 14 अगस्त आने वाली है तो आप माल ज्यादा ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। तो आप तीसरी दफा जो माल है वो 30 हजार की जगह आप 50 हजार का ले आए। अब 50 हजार का माल ले आए और 13 अगस्त की शाम को जो है वो आपने सारा माल बेच दिया, खुश खुश जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी देर में जो है कोई आ गए जिनको आपका दिखावा पसंद नहीं था, उन्होंने कहा जितने नोट है सब निकाल लो। तो उन्होंने बहुत जो है तुम नोट गिन रहे हो बैठे हुए, तो ये नोट जो है ना ये हमारे हवाले कर दो। तो वो 50 हजार जो आपकी सेल्स थी, लेट सपोज 70 हजार सेल हो चुकी थी 50 हजार के माल की, तो वो सारे 70 हजार आपके ले गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आपने जिससे माल लिया है आप उसके पास जाके रोना बजाना शुरू किया कि हमने जो है वो माल सारा बेच लिया था, हम तो पैसे आपके देने वाले थे, पता चला कि कोई डाकू ले गए। अब वो कहेगा कि भाई आप जाने, आपके डाकू जाने, आपका कुछ भी जाने, मुझे मेरे पैसे जो है 20 हजार वापस देने चाहिए। और शरिया वाइज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चूंकि आपने कर्ज के तौर पर लिए थे या उधार माल लिया था तो अब आपका देना बनता है। तो आप अपने अब्बा से लेंगे, अपना दूसरा कोई अपनी बाइक बेचेंगे या अपना जो है मोबाइल बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, आप अपनी पर्सनल लाइबिलिटी से पैसे पूरे करेंगे। इसको कहते हैं अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। जब दो बिजनेस के मॉडल्स में आपने ये मसला समझ लिया तो अब तीसरा बिजनेस का मॉडल है लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द स्टॉक होल्डर्स। तो कंपनी में यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने जो पैसे लगाए हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हद तक है, मैक्सिमम लॉस आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की हद तक हो सकता है। आपने फर्ज करें आपकी पूरी क्लास ने 48 लोगों ने, 48 में से फर्ज करें 45 रह गए, तो 45 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा करके जो है एक कंपनी बनाई। और कंपनी बन सकती है, इतना मसला नहीं है, अब तो माशाल्लाह बहुत आसान है चीजें, आप लोग सीसीपी की वेबसाइट पे जाएंगे तो चीजें देख लेंगे इंशाल्लाह। फिनटेक और इस पे चीजें काफी इजीली बन जाती हैं इंशाल्लाह, यानी कुछ एक्सपर्ट्स को मिला के। तो उसमें जो है आपने कंपनी बनाई, सही, 45 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया, 4,50,000 हो गया मेरे ख्याल में, ऐसे ही है, या जो भी समथिंग जो भी अमाउंट बनी। तो उसमें जो है वो उसमें आपने बिजनेस शुरू किया, अगले साल के लिए आपने यही झंडियों वाला बिजनेस शुरू किया। अब खुदा ना खास्ता यही वाला मामला हो गया जो हमने पार्टनरशिप वालों के साथ किया था कि आखिर में जो है वो खुदा ना खास्ता सारी लाइबिलिटी भी गई और यानी सारे इन्वेस्टमेंट भी गई और प्लस जो है वो उल्टा कुछ गले में भी पड़ गया, लोगों के पैसे देने भी हैं। अब इनकी लाइबिलिटी जो है ना, इनकी लाइबिलिटी महदूद होगी इनके इन्वेस्टमेंट तक। अब जिन्होंने पैसे दिए हैं वो जो है वो इनके जाती असासों पे पर्सनल एसेट्स पे क्लेम नहीं कर सकते उसकी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि इनको अपने नाम के साथ लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ये जो लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी लिखा हुआ है ना, तो ये आपके नाम का हिस्सा होगा। इसीलिए आप शाहराहों से गुजर रहे होंगे या कहीं भी देखते होंगे लिमिटेड लिखा हुआ होता है आगे कंपनीज के साथ। उसकी वजह यही होती है कि भाई इनसे जो भी कारोबार कर रहा है, इनको जो माल उधार दे रहा है, इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई भी ऐसा फर्द जो इनसे काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए लिमिटेड है। कल को अगर खुदा न खास्ता इतना लॉस हुआ कि सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई तो उसके बाद ये अपने जाती असास से लागे नहीं करेंगे, अपना प्लॉट नहीं बेचेंगे, अपनी बाइक या मोबाइल या लैपटॉप नहीं बेचेंगे आपका खर्चा देने के लिए। अब आप जाने आपने काम किया था लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के साथ, तो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो है बहरहाल इस पे शरिया वाइज बाज़ उलमा एतराज़ भी करते हैं लेकिन अक्सर उलमा जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपका इसका इस्लामिक जो इसकी गाइडलाइंस हैं उसको भी रेफर करूं।
तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, या उर्दू में हम इसको महदूद जिम्मेदारी का तस्वुर ये कहते हैं। इसकी तफसील जो शरिया वाइज पढ़ना चाहे मजीद, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है इस्लाम और जदीद मईशत और तिजारत, और इसी तरह इस्लामी बैंकारी की बुनियादें, उसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फर्दर भी कोई इंटरेस्टेड हो तो पर्सन में कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप लोगों को मजीद गाइड किया जा सकता है। फर्दर हम इसके फायदों की तरफ आते हैं, इसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप। अगेन इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब हम ये 45 बच्चे जो आपकी क्लास के हैं, इसके 10-10 हज़ार वाली मिसाल को लेकर चलेंगे। कंपनी बना लिया आपने, सही है, झंडियां बेचनी है अगले साल, बल्कि बहुत कुछ करना है। तो आपने अपने जो लिस्ट ऑफ वर्किंग है, जिसको एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, ये वाली चीजें जो भी हैं, जो शुरू के डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोमोटर्स बनाते हैं। शुरू के 2-3 लोग प्रोमोटर्स होते हैं, बाकी लोग इन्वेस्टर्स होते हैं क्लास से ना। तो अब इसमें फर्ज करें इन 45 लोगों में से 10 लोगों ने महीने के आखिर में सोचा, यार हम किस बखेड़े में पड़ गए, हम तो जस्ट पढ़ाई करेंगे, हम जो है वो सुबह शाम रात पढ़ाई करेंगे, सुबह शाम रात पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, और फिर अच्छी सी कोई जॉब करेंगे, ये किस बखेड़े में हम पड़ गए। तो अब इन्होंने कहा, यार हम बिजनेस तो चलना शुरू हो गया, हमारे जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे, हमारे जो ऑनरशिप आपने अकाउंटिंग पढ़ी है उसके मुताबिक जो है अब हमारा ऑनरशिप इक्विटी जो है वो फर्ज करें 10,000 की जगह फी बंदा जो है वो 25,000 बन रहा है। बिजनेस तो चलना शुरू हो गया है, लेकिन अब कौन इन बखेड़ों में पड़े, अकाउंटिंग देखे, उसको जो है देखे बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा, जो डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो यार हम जो है ना निकलना चाह रहे हैं इसमें। अब नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, पार्टनरशिप वाले एग्जांपल को हम लेते हैं, यही काम पार्टनरशिप में भी हो सकता था। उसमें पार्टनर्स क्या करते हैं भाई, बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर, ये 2 पार्टनर्स निकलना चाह रहे हैं, ये बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर नहीं निकल सकते, या उन्हीं पार्टनर से पूछेंगे भाई तुम खरीद लो, हमारी मिन्नतें करेंगे कि भाई खरीद लो तुम, तो उनमें से कोई कमाले मेहरबानी फरमाते हुए इनका शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो बड़ी बात है, वरना किसी थर्ड पार्टी को बेचते वक्त इनको काफी मसाइल का सामना हो सकता है। कंपनी का फायदा क्या है, ये वाले पॉइंट के मुताबिक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप। उन 45 बच्चों की क्लास में से या 45 बड़ों के ग्रुप ऑफ पीपल में से अगर 10 निकलना चाह रहे हैं तो जस्ट वो ट्रेड कर देंगे उसको। अब ट्रेड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होगा, वो ब्रोकर को कहेंगे कि ये शेयर हम बेचना चाह रहे हैं, कोई और कहेगा ब्रोकर को हम ये खरीदना चाह रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला, दोनों का सौदा हो जाएगा, सही। और इसी तरह जो है ये अगर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है तो फिर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी समथिंग लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हम कह सकते हैं किसी हद तक ना। तो वो बहरहाल फिर बाकी पार्टनर्स के ही आप मरहूने मिन्नत रहेंगे, तो उसमें फिर थोड़ा सा मसले हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाई थी, जैसे हमारी बहुत सारी सियासी पार्टियां ना, फैमिली लिमिटेड कंपनी एक होता है, फिर उसकी बेटी आ जाती है या बेटा आ जाता है, फिर नवासा आ जाता है, फिर पोता आ जाता है, वो एक लिस्टेड फैमिली इंटरप्राइज चल रही होती है सियासत में भी ना। तो इसी तरह फैमिली लिमिटेड कंपनी बिजनेस में भी हो सकती है, जो होती है एक्चुअल वही होती है, ये तो सियासत में नहीं होनी चाहिए, बस गलती है हमारे माशरे की। तो इसमें जो है आप ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप के लिए, आप अगर खुदा ना खास्ता किसी बाहर के फर्द को, आपका फैमिली बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट कर लिया आपने, आप बाहर के किसी शख्स को अपना शेयर बेचना चाहेंगे तो फैमिली के 10 लोग खड़े हो जाएंगे, ये तुमने क्या किया, हमारे बिजनेस के अंदर, फैमिली बिजनेस के अंदर किसी बाहर के बंदे को किस तरह ओनरशिप बेच दी हमारी इजाजत के बगैर, तो मुर्गा बन जाओ। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप जो है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में बहुत आसान है। जस्ट आप जाएंगे पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, स्टॉक एक्सचेंज जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX ये मौजूद है, और इसी तरह इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, जहां भी आपकी कंपनी लिस्टेड है। अब हर कंपनी हर जगह लिस्टेड नहीं होती। कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसको आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसमें जो है मैंने बताया कि 500 से 600 कंपनीज, 526 एक जगह कोड हुआ, 580 एक जगह कोड हुआ, 425 मैंने खुद देखा वेबसाइट पे। तो जो भी है आप 500-600 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। उनमें से अल्लाह करे आप लोगों के 45 जो आप लोगों की कंपनी है वो एक और कंपनी 601वीं कंपनी हो जाए, और अल्लाह करे दूसरी क्लासों को और दूसरे लोगों को भी शौक हो जाए, वो भी ये काम करने लग जाए, तो अब वहां पर बहुत काम आसान है। चुटकियां बजाते ही आप जो है वो जस्ट उसको ब्रोकर को बोलेंगे हमारा शेयर बिकवा दो, और दूसरा ब्रोकर जो है वो उसको यानी दूसरा कोई पार्टी खरीदने वाली हुई तो अगर अब अच्छे रेट पे खरीदने वाली हुई रेट ऊपर जा रहे होंगे, अगर कम रेट पे खरीदने वाली हुई तो रेट डाउन होंगे। तो ये चीजें, इसके शरिया एस्पेक्ट सीखें तो आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, सही, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप। अच्छा जी, अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात है कि आप BBA कर रहे हैं, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो अब आपके लिए एज ए एम्प्लॉय भी मौका है इस तरह की कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पर जो सेठिया कल्चर है नॉर्मली वो नहीं होता, थोड़ा बहुत होता भी है,
वो डिपेंड करता है कंपनी की नौयत पे, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले अकाउंटेंट बनेंगे, वो वहां जाके अगर काम कर रहे होंगे, यानी उन्होंने उनके अगर शेयर्स भी इन्वेस्ट हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो एज अ एम्प्लॉय भी काम करना चाहेंगे, तो वो अकाउंटिंग की उनकी एक्सपर्टीज होंगी तो वो अकाउंटिंग के शोबे में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसा सेठिया कल्चर में होता है, वन मैन शो या चंद मैन शो हो, कि जिसमें जो है वो सारा इख्तियार चंद लोगों के पास या एक बंदे के पास हो, उसको कुछ आता जाता हो या ना आता जाता हो। सही। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने चाहिए उसूली तौर पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के रूल के मुताबिक। तो नॉर्मली चूंकि ये कंपनीज बड़ी होती हैं, तो इनमें जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करना आसान होता है, निस्बतन ज्यादा पॉसिबल होता है और प्रोबेबल होता है। तो आपके लिए इसमें इस पॉइंट के अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो मेरी फर्स्ट ऑडियंस अभी सुनने डायरेक्ट सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए बराह रास्त दो इसमें एस्पेक्ट हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सेठिया कंपनियों के मुकाबले में या सेठी किसी सेठ की नौकरी के मुकाबले में कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा बेहतर हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां आपको जो है किसी एक बंदे को जवाब देने के बजाय आप प्रॉपर जो है वो सिस्टम्स को वो कर सकते हैं, ग्रोथ के मौके होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं, तो अगर आपकी एक्सपर्टीज मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीएस का है, तो आप फिर सप्लाई चेन वालों को या तो एज अ पार्टनर साथ ले लें, या फिर जो है वो आप उनको एज अ एम्प्लॉय जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तौर पर साथ रखें। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अगर कर रहे हैं, तो एक्स वाई जी जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके लिए जो है वो आपको, तो आप ढंग से एक काम का काम ढंग से कर सकेंगे इंशाल्लाह। आखिरी पॉइंट इस सिलसिले में इसके फजाइल की सूरत में वो है कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। नॉर्मली बिजनेस कॉर्पोरेट की सूरत में, कंपनी की सूरत में लॉन्ग टर्म चलता है, यानी ये नस्लों दर नस्लों चल सकता है। हमारे यहाँ बहरहाल ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और गिनती की चंद कंपनीज हैं जो चंद नस्लों तक चली हैं, जिसमें टपाल की है। इकबाल टपाल जो है वो उनका नाम मशहूर है, एग्जैक्ट मुझे अभी वो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सुनी हुई बात है वो कुछ इस तरह, कोई करेक्ट करना चाहे तो कमेंट्स में कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। तो इकबाल टपाल जो है ये पढ़ने लिखने बाहर गए, और इनके दादा की दुकान जो है वो बोल्टन मार्केट के आसपास कहीं थी, और सुना ये कि अभी भी है। और इसमें जो है उनकी केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं कि वो टपाल जो है, जो आज हम सबके हर घरों में इस्तेमाल होती है, अक्सर घरों में, और पाकिस्तान से बाहर भी, मलेशिया में जब मैं था वहां पर देखा माशाल्लाह टपाल की एग्जिस्टेंस थी, मौजूद थी। तो वो जो उनके दादा की एक दुकान थी, छोटी या बड़ी जो भी, लेकिन वो अगर एक छोटी सी वही सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो तीसरी नस्ल तक नहीं पहुंचती। अब वो तीसरी नस्ल तक पहुंच चुकी है, और शायद हो सकता है आगे चौथी पांचवी नस्ल भी इन हो चुकी है उस बिजनेस में। तो फैमिली बिजनेस दुनिया भर में एक बहुत ही एक जबरदस्त एरिया है। उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी कह लें या चैलेंजेस कह लें, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, चैलेंजेस भी हैं। तो उन चैलेंजेस पे अगर आप काबू पा लेते हैं, तो फैमिली बिजनेस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, योर फैमिली एंड एंटायर कंट्री एंड द एंटायर उम्मा एंड वर्ल्ड। सही है। ये आज आपके सामने लीवर ब्रदर्स का हम नाम सुनते हैं ना, लीवर ब्रदर्स। सही है। यूनिलीवर तो बाद में अलग हुआ है ना, शायद पता नहीं आप में से कोई सेज का है नहीं है, पहले ये लीवर ब्रदर्स था, तो ये यूनिलीवर उसी से निकला है। बहरहाल वो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसराइल को सपोर्ट करने वाली है नहीं है, वो आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन एज अ कंपनी हम उसको स्टडी करें तो उसकी बल्कि एक नॉन नॉन मार्क्स असाइनमेंट भी है, कोई करना चाहे तो अगली दफा बता दे, दूसरों की भी नॉलेज बढ़ेगी कि कब कितनी कंपनीज हमारी पाकिस्तान की जो है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस के तहत 3 नस्लें गुजार चुकी हैं, या कम से कम 50 साल गुजार चुकी हैं। सही है। एंग्रो का नाम आपके सामने आता है, वो भी बेसिकली कंपनी बन चुका है, वो भी एक फैमिली ग्रुप है। इसी तरह टपाल की बात की मैंने, शान की बात कर सकते हैं, और एक्स वाई जी बहुत सारे जो है ना यंग्स वाले हैं। सही। शंग्रीला और यंग्स दोनों भाई हैं, तो बाद में फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी भी निकल आती है, सिस्टर कंसर्न कहलाती है, पेरेंट चाइल्ड कंसर्न कहलाती है। तो एक लॉन्ग टर्म जो है जनरली पॉसिबल है। तो ये फायदे हैं जिनकी वजह से आप एक कंपनी को, एक बिजनेस को कॉर्पोरेट सेक्टर में, फैक्ट्री की सूरत में, कंपनी की सूरत में बड़े बिजनेस के तौर पर लेकर लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। सही है जी। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि कोई बात किसी को ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम इस कंपनी के फजाइल के साथ साथ मसाइल की तरफ भी रुजू करेंगे। इन कंपनी के फजाइल में किसी को कोई शक हो, कोई वो हो। अच्छा, कोई ऐसा फर्द हो जो इन सारे मामलात को देखने के बाद, अब तक की जो हमारी पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग है उसको और इस सेशन की जो बात है, तो वो कंपनी बनाने का अज़म कर चुका हो, तो वो अभी लाइव क्लास में चैट में लिख दे, और कोई बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहा हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा।
इज देयर एनीवन हु वांट टू मेक अ कंपनी? तो वो आइडिया शेयर करना चाहे तो जाहिर सी बात है, वैसे ही एक खुफिया सीक्रेट होता है, तो शेयर करना चाहे कि वो किस नौयत की कंपनी बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो पब्लिक चैट या नॉर्मल पर्सनल चैट में जो है वो शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो एक्सपर्टीज पॉसिबल होंगी खासतौर पे इस्लामिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मैनेजमेंट साइंस हूँ, और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का इरादा भी है, कुछ थोड़ा सा तजर्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बहरहाल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सपीरियंस तो गेन होता है ना, और कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली चीज़ें जो है वो आमतुन नास तक, लोगों तक पहुंचाएं। आप बिजनेस एजुकेशन तक पहुंचें, भले बीएस कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या सुन रहे हो, तो आप तक ये फॉर्मल या इनफॉर्मल नॉलेज पहुंची है। हमारा माशरे का एक अजीम तबका है, खासतौर पर कारोबारी तबका, उसको ये नॉलेज नहीं है। और एक बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान के मसाइल में से ये है कि जिसको जिस तरह की नॉलेज चाहिए वो उसी तरह की नॉलेज से महरूम है आम तौर पर। और उसके नतीजे में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर बिजनेस करने वाले बिजनेस एजुकेशन को नहीं जानते, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस एजुकेशन वाले हैं वो बिजनेस करने की तरफ नहीं जाते, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो नतीजा क्या है कि नॉन प्रोफेशनल बिजनेसेस हमारे यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, अलल टप चल रहे हैं, रिश्वतों पे चल रहे हैं, सही है, धोखे पे चल रहे हैं। जो कौम शुएब की बीमारी थी कि जिसमें जो है वो नाप तोल में कमी करते थे, वो चल रहे हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा बहरहाल 10 दफा सोचेगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ये लीगल भी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझे इसका जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन एक बंदा है जिसको कुछ आता ही नहीं है उसके अलावा, तो वो कुछ भी कर लेगा। एक पढ़े लिखे बंदे के पास 10 ऑप्शन होते हैं, वो बाय चॉइस आया होता है उस तरफ, तो उसको फिर पता होता है कि इसके प्रॉन्स भी क्या है, कॉन्स भी क्या है। और यकीन जानिए, आप डायरेक्ट सुन रहे हैं या इनडायरेक्ट बाद में सुने, अगर आप दयानतदारी से बिजनेस करें, शुरू के 4-5 साल दयानतदारी से बिजनेस करें, उसके बाद भी दयानतदारी को बरकरार रखें, लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ का जो है ना मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी 1 2 3 के स्टाइल में नहीं होता ग्रोथ, फिर 1 2 4 8 16 इस तरह, या बल्कि अल्लाह ताला बरकत देने पे आए तो वो तो कहता है ना कि 1 के 70 भी कर सकता है। तो बस शुरू के 2 से 5 साल ये, बकौल हमारे एक उस्ताद के, खड़े रहो और खड़े रहो, ये वाला जो फॉर्मूला है जुबैर मंसूरी साहब का, कि खड़े रहो, इस्तिकामत, कंटिन्यूटी जो यहाँ पर भी लिखी हुई है, कंसिस्टेंसी, खड़े रहो और खड़े रहो, सही है। यानी आप इसमें कोई दो नंबरी ना करें, नाप तोल में कमी ना करें, झूठ ना बोलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, सच्चा ताजिर क्या कर रहा है, तिजारत कर रहा है, सही। अत्ताजिर ताजिर, तिजारत करने वाला, सदूक सच बोलने वाला, अमीन अमानतदार हो। तो उसके बाद क्या होगा, उसको क़यामत के दिन शुहदा, अंबिया और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। दुनिया में हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा आखिरत बेहतर हो, तो तिजारत अगर कर रहे हैं वो भी सही तरीके से करेंगे, और कंपनी एक तिजारत है, एक बेहतर अंदाज में तिजारत है, बड़े पैमाने पे तिजारत है, लॉन्ग टर्म फायदा है, आपके मुल्क का फायदा है। आप जो है वो खुद भी रोजगार कमा रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं एम्प्लॉय बना के, इनडायरेक्टली आप दे सकते हैं। आप उनको वो करके, यानी इनडायरेक्टली आपके सप्लायर हैं, आपके और दूसरे तीसरे हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो भी आपके बिजनेस से जो है वो इस्तेफादा कर रहे हैं। आप माल उनको फराहम करते हैं, वो आगे बेचते हैं या वो आगे कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये, अम्मा जो पिछली रिकॉर्डिंग में भी हमने बात की थी, वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो लोगों को फायदा पहुंचाएगा वो जमीन में इस्तकरार हासिल करेगा, जमीन में उसका लॉन्ग टर्म स्टे होगा। आज हम देख लें जो भी माशरे में हम देख लें, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, फायदा ही है ना लोगों का। हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, गूगल को, जूम को, ये हम ये जो टेक्नोलॉजी है किसी ना किसी ने तो बनाई है ना। आज वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो हम शिकवा तो नहीं कर सकते कि वो तरक्की कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, और वो मेहनत की है तो तरक्की कर रहे हैं। हाँ, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो हम लें, जो बुराइयां हैं वो बेचारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से नाशना है, या जो है वो इस्लाम की दावत से नाशना है, वो हम उन तक पहुंचाएं। जो अच्छाइयाँ हैं वो हम लें। तो ये जो है ये एक हदीस मुबारक में भी आता है ना कि हिकमत जो है, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि हिकमत, दानाई, अच्छी बातें ये मोमिन की गुमशुदा पूंजी है। गुमशुदा, आपकी कोई चीज गुम हुई हो ना, मिसाल के तौर पर आपका जो है वो, मिसाल के तौर पर कुछ चाबी गुम गई हो, जैसे ही आपको मिलेगी आप लपक के जाएंगे, यार ये मेरी चाबी है। या आपकी खुदा ना खास्ता जो है वो बाइक गुम गई हो, सही, तो जैसे ही आपको नजर आएगी आप फौरन उसकी तरफ लपक के बढ़ेंगे। तो इसी तरह हिकमत की कोई बात, दानाई की कोई बात, अच्छी कोई बात, ये मोमिन की
गुमशुदा पूंजी है, जैसे ही वो उस तक उसको यानी उसका वो होता है, वो फौरन जो है वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमें एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी बनाने के फायदे, तो ये हैं, तो ये 4 फायदे, दसियों और भी हो सकते हैं, 1000 फायदे और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो 4 फायदे हमें यहाँ इस बुक के जरिए मिले विलियम हॉका की, तो इन 4 फायदों को सामने रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं कि अगले 10 साल बाद दो ऑप्शंस हैं, दो सिनेरियोज में क्रिएट कर लेता हूँ मेरे सामने जो बच्चे हैं उनके लिहाज से, कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है अगले 10 साल बाद या अगले 20 साल बाद नौकरी के लिए अपनी सीवी और लिस्ट ऑफ डिग्रीज ले लेके घूम रहे हो दर दर पे। हो सकता है अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन कितनों को मिल जाती है, फिर एक जगह मिलती है पता नहीं कब निकाल दे, यही खौफ जहन में बैठा रहता है यार पता नहीं कब निकाल दे। अल्लाह के रज़ाक होने का तो ईमान हमारा थोड़ा कमजोर है ना, हम कमजोर ईमान वाले लोग हैं। तो हैं बाज लोग ऐसे भी हैं जो उस शेर की मिस्ताक होते हैं कि हजारों खौफ हो दिल में, ज़बां हो दिल के रफीक। हजारों खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक। यही रहा है जमाने से कलंदरों का तरीक। तो ऐसे कलंदर कम होते हैं, ऐसे कलंदर कम होते हैं, ज्यादातर जो है वो एम्प्लॉय होते हैं जो अपनी बात जो है वो करते हुए भी डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि हमारी सैलरी कट हो जाए, हमारी हमसे इंतकामी कार्रवाइयां ना शुरू हो जाएं वगैरह वगैरह। तो एक ऑप्शन ये है कि 10 साल बाद 20 साल बाद आप एम्प्लॉयमेंट के लिए घूम रहा हूँ या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, रही किसी और की नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, हलाल रिस्क कमा रहे हो, जायज रिस्क कमा रहे हो, जायज तरीके से कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे नहीं, आप में से मुझे सारे चाहिए भी नहीं, दो लोग एक बंदा, कम हो काम क्यों हो, एक हो, दो हो, 10 हो, 20 हो सकता है आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं, आपके बिजनेस प्रीवियसली भी हो सकते हैं, बगे हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, उसमें आपने इतनी ग्रोथ कर ली हो कि हजारों लोग या 100 लोग या सैकड़ों लोग, दसियों लोग आपके पास एम्प्लॉय हो और आप उनसे इंसाफ के साथ मामलात कर रहे हो, आप उनसे दीन और दुनिया की भलाइयों के लिए काम कर रहे हो, एज ए टीम वर्क कर रहे हो, ड्रीम वर्क कर रहे हो, जैसा कि प्रोजेक्ट में हम चाहते हैं कि ऐसे लोग चंद लोग हों लेकिन कम हो काम क्यों हो, कम हो काम क्यों हो, बजाय इसके कि बहुत सारे हों, लेकिन एक जम्मे गफीर किसी काम का नहीं होता जब तक वो एक टीम में तब्दील ना हो, टीम में तब्दील हो तो कम भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने हेडिंग डाली है डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी बनाने के नुकसानात कहे इन्होंने। मैं इसको रीनेम करूंगा, मैं कहूंगा चैलेंजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही है, मसले क्या क्या हो सकते हैं या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, सिंपल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब हम करें ना, हर चीज के कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसानात होंगे, हर चीज के कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसानात होंगे। तो सीबीए, सीबीए ये चीज नोट कर लीजिएगा, आपको जिंदगी के हर फैसले के अंदर काम आएगा, सीबीए जरूर करें। सीबीए का मतलब है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको कॉस्ट क्या होगी, शुरू में आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पर कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आपको लॉयर की कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको अपने टाइम की कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपने टाइम लगाना है, जहन लगाना है, सोचना है, समझना है। अदरवाइज कोई बात नहीं, हंसते खेलते गेम खेलते गुलछड़े उड़ाते हुए टाइम गुजार लें, कोई बात नहीं, बाद में फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढते फिरिएगा, कुछ लोगों को मिल जाएगी, बाकी लोग जो है फिर अपने आप को कोसेंगे बाद में। तो अभी से अगर इस बिजनेस एजुकेशन को साथ रखते हुए अगर आप एक काम ये करें कि सोचना शुरू कर दें, सोचने के इरादे का, गए ख्याल के इरादे का प्रोग्राम बनाना शुरू करें कि हम क्या कर सकते हैं, अगले 10 साल बाद हमें क्या होना चाहिए, तो वो अभी से अगर ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा आप 10 मिनट रोजाना के हिसाब से ऑन एवरेज, जाहिर सी बात है कभी हो सकता है आप 2 घंटे भी लगाएं, कभी 1 मिनट भी ना मिले, तो अगर ऑन एवरेज वीक में आप 4 घंटे लगा लेते हैं, चार कुछ चैलेंज ज्यादा हो गया, शुरू में 1 घंटा लगा लेते हैं वीकली, आपने सोचना शुरू किया अच्छा मुझे किस डायरेक्शन में और किन लोगों के साथ काम करना है, तो आपके लिए फिर फायदे ही फायदे हो सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस को इग्नोर ना किया जाए, चैलेंजेस, ये डिसएडवांटेजेस की हेडिंग है, मैं कहूंगा चैलेंजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हैवी टैक्सेशन। हैवी टैक्सेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मली जैसे आप बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक दफा टैक्स देना पड़ेगा, एक दफा कब, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे और उसको फाइलिंग, अगर आप फाइलर हैं फाइलिंग कर रहे होंगे जो कि करना चाहिए, तो उसमें आप डिक्लेयर कर रहे होंगे, अल्लाह करे उसके बाद फिर टैक्स वालों को भी यकीन आ जाएगा कि आपने सही फाइल किया है, तो उसके बाद वो फिर आपको सिंगल टैक्स करेंगे, यानी आपको एक दफा टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की सूरत में जो है आपको 2 दफा टैक्सेशन होती है, मिसाल के तौर पर एक दफा जो है वो कहलाती है
अच्छा, नेट का मेरा ख्याल है कि कुछ मसला महसूस हो भी रहा है, नहीं हो रहा, चला खैर, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में सुन लीजिएगा। हैवी टैक्सेशन इसका एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। इसी तरह ग्रेटर रेगुलेशन, यानी आप रेगुलेशन कहते हैं जो आपके रेगुलेटर हैं, जैसे एससीसीपी की हमने बात की ना, उसके कुछ कवानीन होंगे, कुछ कायदे होंगे, उनको आपको फॉलो लाजमी करना होगा। और इसी तरह जो है वो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इसको जो है शुरू में बनाते वक्त आपको कुछ कॉस्ट देनी होगी, एससीपी की फीसेस होंगी, लॉयर की फीसें हो सकता है आपको देनी पड़े। तो ये सारी चीजें जो है, और अगर आप खुद इतने एफिशिएंट हो जाए, खुद कर सकें, तो क्या ही बात है, शुरू में तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो यही पॉजिटिव भी था, ऑनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग, इसका फायदा भी था और इसका नुकसान भी पॉसिबल है। तो इस चीज को जो है वो जहन में रखा जाए, दीज आर दी चैलेंजेस ऑफ द कंपनी, तो इसको मद्देनजर रखा जाए, इसके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं, और वो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब इसको अगर हम फर्ज करें, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे मूव करते हैं, तकरीबन इसको एंड करते हैं, कि दो तरह की कंपनीज हैं हमारे पास। एक है पब्लिकली ओन्ड, नाम से जाहिर है कि पब्लिक उसको स्टॉक, जॉइंट स्टॉक में जो है रजिस्टर्ड होती हैं ये कंपनीज, सही। और क्लोजली हेल्ड या पर्सनल ओन जो कंपनीज, जो एक चंद लोगों के पास हो, जैसे फैमिली बिजनेस है, या जो है वो फ्रेंड्स का बिजनेस है जिसमें किसी और को वो नहीं करना चाह रहे, तो स्टॉक एक्सचेंज में, दूसरे अल्फाज में अनलिस्टेड कंपनीज आप कह सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। सो 526 की जो तादाद हमने बताई वो लिस्टेड कंपनीज की है। अनलिस्टेड तो बहुत सारी होंगी, उसकी तादाद अभी मेरे पास नहीं है, आप में से कोई बता सके अगली क्लास में तो बहुत जबरदस्त। तो इसकी करेक्टरिस्टिक और ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी कोई इसमें इतनी खास बात मेरा ख्याल है नहीं है, सही है। लॉ ये चूंकि अमेरिकन स्टाइल में बना हुआ, तो ये वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, हम पाकिस्तान में एससीसीपी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको पता होगा। और कंपनी की फॉर्मेशन जो है वो ये चीजें तकरीबन आप पढ़ लेंगे, इसमें इतना कोई खास, इसमें राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा, तो इंशाल्लाह वहीं पर हम इसको डिटेल में देख लेंगे, सही। इसका स्ट्रक्चर होता है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, जो अल्टीमेट कंट्रोल उसूली तौर पर होना चाहिए वो स्टॉक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स के पास, जो असल ऑनर होते हैं उनके पास होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरे नंबर पे, और उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट, और ये पूरी चार्ट है। अब इसमें ये बता रहे हैं स्टॉक होल्डर्स लार्जर्स आर ledgers often maintained by a stock transfer agent और स्टॉक रजिस्ट्रार, यानी इसमें हमें पता है ना कि इसमें मल्टीपल बहुत सारे ऑनर्स भी हैं, और इसमें चांस है कि वो कुछ ऑनर्स जो है वो बेचेंगे अपना शेयर्स, कुछ खरीदेंगे, तो ये आमदोरफ्त बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, एक स्टॉक ट्रांसफर एजेंट बनाया हुआ होता है, या इसको स्टॉक रजिस्ट्रार कहते हैं, तो वो जो है वो मुकर्रर किया जाता है, तो जो इसको मद्देनजर रखता है। नॉर्मली कंपनीज भी, इसकी अलग से कंपनीज होती हैं जो ये वाला काम कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा मेरी नॉलेज नहीं है, किसी की फर्दर नॉलेज हो तो वो नेक्स्ट सेशन में या कमेंट्स में बता सकता है रिकॉर्डिंग की सूरत में। अच्छा जी, राइट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स ये हमारे उसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, तो हम नेक्स्ट उसमें इसको फोकस कर लेंगे, और जो पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें इसको। और फर्दर जो है वो ये काम की बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिलेक्टेड बाय अ वोट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो उस कंपनी को एक्चुअल चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर शेयर होल्डर्स जो है हमारे पास 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, अब जाहिर सी बात है 1 लाख लोग एक कंपनी को चलाने आएंगे तो एक भी नहीं चला पाएगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मुंतखब करते हैं, जिसके जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं वो उसके पास राइट ऑफ वोट्स होता है। वो जो है मिसाल के तौर पर किसी के पास या किसी कुछ लोगों के ग्रुप के पास जो है 51% वोट्स हैं, तो वो जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएंगे, सही है। तो अब उसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द कंपनी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी को मैनेज करना, लेकिन खुद नहीं करना, बल्कि प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं, कहीं इसका प्रेसिडेंट नाम होगा, कहीं चेयरमैन नाम होगा, XYZ मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। और इसी तरह कुछ की रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी, जैसे अभी आएगा वन बाय वन किसका क्या काम है। सेक्रेटरी जो है ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपकी कंपनी, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार कहलाता है, वो लीगली जो है वो साइन करने का पाबंद होता है। हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन होगा रजिस्ट्रार का होगा, सही है। इसी तरह कंपनीज के अंदर कंपनी सेक्रेटरी कहलाता है, वो जो है वो लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करता है कंपनी की, कहीं साइन करने होंगे तो वो करेगा, या वो जिसको डेलीगेट करेगा। दूसरा है कस्टोडियन ऑफ द फंड्स, पैसे किसके पास होंगे, ट्रेजरार कहलाता है, खजांची हम उर्दू में कहते हैं। और तीसरा जो है कंट्रोलर के नाम से होता है, और चीफ अकाउंटेंट कह लें, या अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर रहा होता है। और दीगर जो है वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सेंसिटिव भी हैं,
सही है ना, हसास हैं, इसमें जो है गड़बड़ हो जाए तो फिर बाकी चीजें गड़बड़ होना मुश्किल नहीं रहता। सही है। अब स्टॉक होल्डर्स इन अ कॉर्पोरेशन, मैनी कॉर्पोरेशन विद शेयर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन बुक है तो वो अपने स्टाइल में उन्होंने बताया कि मिलियन ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम अगली स्लाइड्स में अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि शेयर्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आउटस्टैंडिंग कौन से होते हैं ये हम उसमें पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल क्लास में होंगे इंशाल्लाह देख लेंगे, जो रिकॉर्डिंग के मुंतजिर होंगे तो उसका देखेंगे क्या किया जा सकता है। और थाउजेंड्स यानी ये जो मिलियंस, यानी मिलियन कहते हैं 10 लाख को, ये लाखों जो शेयर्स हैं ये हजारों लोगों के पास होते हैं। सही है। और इसके बरक्स भी हो सकता है, यानी मजीद करोड़ों शेयर हों और लाखों शेयर होल्डर हों, तो ऐसा भी पॉसिबल है, अगरचे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ईच डे मैनी स्टॉक होल्डर सेल देयर शेयर्स, बहुत सारे लोग जो है वो हर रोज बहुत सारे लोग अपने शेयर्स बेच रहे होंगे, कुछ खरीद रहे होंगे। तो अब ये जो है ये इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, ये हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रार जो है वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की लेजर मेंटेन करेगा। तो ये कहलाता है स्टॉक होल्डर सब्सिडरी लेजर। लेजर मेंटेन करेगा कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर नवीद के पास कितने शेयर्स हैं, उमर के पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। जो एग्जांपल अब हमने ली थी कि आपके 45 लोगों की क्लास ने एक कंपनी रजिस्टर्ड की अपनी अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से, उसमें उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर ली और भी चीजें आगे कर ली। अगर शरिया वाइज उसमें सेंसिटिविटी है, उसको आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है कुछ लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नए लोग कंपनी में आ रहे हैं, या कुछ पुराने लोगों ने नए लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनका हिस्सा खरीद लिया। तो ये चीजें जो है ये चीजें सब्सिडरी लेजर में, स्टॉक होल्डर्स लेजर में मेंटेन होंगी कि अब लम्हे मौजूद में, मिसाल के तौर पर 30 जून को हम ईयर क्लोज करते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर, तो कौन कितना मालिक है इस कंपनी का, ये जो है ये डिपेंड करेगा, स्टॉक रजिस्टर आपका होगा। फिर इसी तरह ट्रांसफर एजेंट और स्टॉक रजिस्टर, इसकी बात मैं जबानी कर चुका हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स ऑलरेडी आपसे शेयर की जा चुकी हैं और अब एलएमएस पे भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो कोई सवाल अगर है तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज जो है वो हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। और जिसकी दुआ है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये दुआ है मजलिस के अख्तिताम की, ताकि कोई ऐसी बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी का बाइस हो, वो बात जो है वो हमसे वो खता हमसे दूर कर दी जाए। तो कोई किसी का सवाल बचे कुचे लोगों में से अगर है तो करते हैं, अदरवाइज टाइम भी पूरा हो गया और टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। जी। चले तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो नॉर्मल उसमें होती है मंडे को सुबह 8 बजे और फिजिकल होगी। और बाकी जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो इंशाल्लाह फिर पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं या और कोई तरकीब कर सकते हैं, ये नहीं जो यूट्यूब के जरिए बाद में कनेक्ट हों वो कमेंट्स में जो है कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।